ब्रिटिशर्स आए थे, ये क्या थे, कंपनी आई थी, एक ना कंपनी आई थी यहाँ पे जो हमें रूल आउट कर रही थी। ठीक है, ये क्या कंपनी क्या आई थी, व्यापार बन के आए थे, कंपनी व्यापारी थे। अब ये व्यापारी आए किस लिए थे, यहाँ पे स्पाइसेस के लिए आए थे। ठीक है, यहाँ पे मसालों के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे स्पाइसेस हो गए, यहाँ की अलग अलग चीज़ों के बारे में, यहाँ की हैंड क्राफ्ट्स के बारे में, इन सब के चीज़ों के बारे में आपको पता है ना, हमारी इंडिया में हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़। आपको इलायची स्पाइसेस इतने ज़्यादा मिलेंगे, हर मौसम है, मौसम मानसून से हल्दी है। पर वेस्ट में चले जाओ, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, और ठंड की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इतनी वेजिटेशन नहीं है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी उस टाइम पे इतनी नहीं थी। यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर पे ही सारे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर से ही सब खाते थे, पीते थे, अपने आप को सेटल डाउन करते थे। The Britisher came to India in 1600 as a traders in the form of the East India Company, which has the exclusive rights of trading. इनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे कि आप इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हो। ये किसके अंडर मिले थे, अंडर द चार्टर। वहाँ का एक चार्टर, ब्रिटिशर्स का एक चार्टर, यूके का एक चार्टर, जिसे ग्रांट किसने किया था, क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1765। 1600 में आए, और 1765 165 इयर्स तक। इन 1765 में क्या हुआ, कंपनी विच टिल नाउ हैड ए प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन द दीवानी। अब दीवानी क्या होता है, अब इनको ना पूरा राइट मिल गया। ठीक है, कि फंक्शन ट्रेड करने का, तो उसमें आ गया एक दीवानी वर्ड। ठीक है, दीवानी क्या है, जिन पे दीवानी वो चीज़ है जहाँ पे आपको राइट्स मिलते हैं ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस। रेवेन्यू पे और सिविल जस्टिस पे आपको राइट मिल गया। जब आप ऐसे भी देख लो, जब आप किसी को अपने घर के बारे में, या फिर अपनी पैसों के बारे में, या अपने जस्टिस का बोल देते हो ना कि भाई तुम डिसाइड करो क्या करना है, हम तुम्हें सुप्रीम पावर बनाते हैं, हम तुम्हें सुप्रीम बनाते हैं, तो वो कभी कभी इंसान ना आपका गलत फायदा उठाने लगता है। हालाँकि आपकी इंटेंशंस गलत नहीं होती है, बट सामने वाले की ही इंटेंशंस गलत होती हैं। सामने वाला ही गलत, और वो जब गलत करता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग गलत कर रहे हैं, तो हम बिलीव नहीं कर पाते। तो वही चीज़ हुआ, इन्होंने इतना हम पे ट्रस्ट बनाया। आप किसी को भी ईज़िली सब कुछ नहीं बताते हो। वो पहले आप पे ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो फिर आप उसको बताते हो कि हाँ भाई, ऐसे नहीं ऐसे है, वैसे नहीं वैसे है। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना ही जो है, जो ट्रस्ट बिल्ड किया किसने, ब्रिटिशर्स ने किया। अब उनको दीवानी राइट्स मिल गए भाई, वो हमारे सिविल जस्टिस में भी बोल सकते हैं, हमारे कोई भी इंसान अगर आपके घर के अंदर आके आपको कुछ बोल रहा है, तो इट मीन्स आपने राइट दिया है। तो हमने ही उनको राइट दिए। ये आपको हिस्ट्री में जो हिस्ट्री की आप पढ़ोगे तो वहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। अब इनको कहाँ कहाँ का मिला था, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर। यहाँ से इनको टेरिटोरियल पावर मिली, 3 जगहों के आपको राइट्स मिल गए। ठीक है, वो भी सिविल जस्टिस, जस्टिस का भी मिल रहा है भाई, तुम कोर्ट चला रहे हो अपना, तुम रेवेन्यू देख रहे हो, पैसा देख रहे हो, तो इनको तो टेरिटोरियल पावर्स मिलना शुरू हो गई। तो वो 3 टेरिटोरियल पावर कौन सी थी, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। In 1858, in the wake of the Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. अब स्पॉय म्यूटिनी कब हुई थी, 1858 में। तब लगा कि यार ये तो डायरेक्ट कंट्रोल ही कर रहे हैं हमें। तब तक तो लोगों को मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम गुलाम बन चुके हैं। जब स्पॉय म्यूटिनी हुई तब समझ में आया कि हम तो गुलाम बन चुके हैं, हम हमें तो गुलाम बना दिया गया है, हमारे ऊपर कौन है, क्राउन है, कोई किसी और कंट्री का जो हमें कंट्रोल कर रहा है। दिस कंटिन्यूड until India was granted independence on 15th अगस्त 1947। और ये सब कुछ कब तक चलता रहा, जब तक हमें हमारी आज़ादी नहीं मिल गई 1947 तक। दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ के मिले थे, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। With the independence came the need for constitution, hence a constitution assembly was formed
for the purpose in 1946 and on January 26 January 1950. अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए ना, हमारे पास था ही नहीं। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई, उसको बनाने का प्रोसेस कब फॉर्म हुआ, 1946 में। और ये कंप्लीट हमें कब मिला, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। However, various features of the Indian Constitution and the polity have their roots in British rule. अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने ब्रिटिश रूल से लिए हैं, बाहर की कंट्री से लिए हैं, बोरो किए हैं। There were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of the government and administration in British India. अब हमने यहाँ पे ना बहुत सारे इवेंट्स रूल्स जो अच्छे अच्छे थे ना, हमने वो उठाए हैं, कुछों को हमने मॉडिफाई किया है जो उस टाइम पे मॉडिफाइड नहीं थे। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वुमेन्स को भी लाना, कहीं पे नहीं था वुमेन्स को लाने का, इंडिया ने इसको बोला नहीं हम वुमेन्स को भी लाएंगे। तभी तो बहुत छोटी 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 एक 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 चीज का डिटेल्ड में ना हमने उनको अंदर डीपली समझा है। हमारा लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, हम आज भी उसको अमेंड कर रहे हैं, आज भी अपनी चीजें नेचर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं। These events have greatly influenced our constitution and polity. ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसे दो क्रोनिकलिक ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, पहला कंपनी रूल जो 1773 से लेके 1858 तक चला, ठीक है, जहाँ पे कंपनी रूल चल रहा है, और क्राउन रूल ये 1858 से लेके 1947 तक था। ये दो रूल्स जो हैं यहाँ पे चले हैं। पहले हम पढ़ेंगे अब कंपनी रूल के बारे में। कंपनी रूल है क्या? कंपनी रूल के अंदर पहले आते रेगुलेटिंग एक्ट्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, यहाँ से ही एक्ट्स बनना शुरू हो गए। पहला एक्ट आया था, इसमें क्या था, ये एक तो फर्स्ट स्टेप था, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे लिखा ना, it was the first step taken by the British government and control and regulate the affairs of the East India Company. अब ये क्या कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया था कि ये कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे, अफेयर्स करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी चीजों को। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको बोला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, इंडिया को कंट्रोल करेगी, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट रिकॉग्निशन थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में कंपनी की। पहली बार रिकॉग्निशन कब मिली थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये कंपनी वो करेगी, रूल करेगी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसने ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन बनाई थी। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन कहाँ से आई थी, तो वो फाउंडेशन आई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो मैं बोल रही हूँ ना, इसे आप नोट डाउन भी साथ साथ में करते जाओ। जैसे मैं क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन कब मिली थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की कंपनी में, तो कौन से एक्ट के थ्रू मिले थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब फीचर्स क्या है, the feature of this act were as follow. It designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal. जो गवर्नर था बंगाल का उसे ही क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये याद रखना, जो गवर्नर था उसे ही क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड क्या क्रिएट किया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया था।
The first such Governor General was Lord Warren Hastings. फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग. अब पूछ सकते हैं, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. क्या क्रिएट किया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. क्या क्रिएट किया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे. कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी बार आप सुनोगे आपको उतनी जल्दी याद होगा. सॉरी. It made the governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal. अब ये जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, इन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंसीज बनाई थी और सबॉर्डिनेट किसको किया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को. अब इनको कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कौन सबॉर्डिनेट कर रहा था? बॉम्बे एंड मद्रास. बंगाल को कौन कर रहा था? बॉम्बे एंड मद्रास. who is the who was the subordinate of uh, subordinate governor general of Bengal? Governor of Bombay and governor of Madras. Governor of Bombay and governor of Madras. Unlike earlier when the three presidencies were independent of one another. पहले ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी ये इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे पे, बट अब इंडिपेंडेंट हो गई. It provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta in 1774, comprising one Chief Justice and 3 judges. अच्छा, आप कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1774 में. न्यू दिल्ली में नहीं हुआ था. कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में. क्यों? गवर्नर जनरल कहाँ पे था? बंगाल. कलकत्ता कहाँ पे है? बंगाल. तो वहां पे बनाया गया था. ठीक है. कब एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में? 1774. कब हुई थी कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट? 1774 में. और क्या था? एक तब भी एक चीफ जस्टिस था. यहाँ पे लिखा हुआ है 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस. और कितने जजेस थे? 3 और जजेस थे. It prohibited the servants of the company engaging in any private trade and accepting presents or bribes from the natives. देखो, आज भी मना किया जाता है. अगर आप कल को गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगते हो तो आपके पास कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं होना चाहिए. आप कोई ब्राइब नहीं ले सकते हो, कोई गिफ्ट्स नहीं ले सकते हो किसी से. ठीक है. ये आज भी रूल्स हैं. तो ये कब कब मना किया गया था? कब प्रोहिबिशन में आया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. डोंट वरी. इस एक्ट को करने के बाद मैं एक बारी दोबारा से क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि जो भी मैंने इसमें अंडरलाइन किया है वो ध्यान में रहे. एक क्विक रिकैप हो जाएगा फटाफट से. ठीक है. It strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors. अब इसने क्या किया? स्ट्रेंथन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को. कंपनी ने किसको स्ट्रेंथन किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से किसको कंट्रोल कर रही थी? वहां पे इन कंपनी को क्या चाहिए थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्न करे पूरी कंपनी को. एंड और उसकी रिपोर्ट किस किस की जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास? किस चीज की जाती थी? रेवेन्यू के बारे में, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स, जो भी है यहाँ पे इंडिया में. जब आपके पैसे के बारे में पता है, आपकी सिक्योरिटी के बारे में लोगों को पता लग रहा है, आपके सिविल्स के बारे में पता लग रहा है, सिविल लोगों के बारे में पता लग रहा है, हर चीज ही तो पता लग रही है. मिलिट्री उनके कंट्रोल में, पैसा उनके कंट्रोल में, जस्टिस उनके कंट्रोल में, तो हमारे पास रहा ही क्या? ठीक है ना. रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. एक फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का. फर्स्ट स्टेप था गवर्नमेंट का जो कंट्रोल कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इसने ही रिकॉग्निशन दी थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस ऑफ द कंपनी. इसी ने फाउंडेशन डाली थी. किसकी फाउंडेशन डाली थी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. फिर यहाँ पे ये गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. और इन्होंने क्या किया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी. कितने मेंबर्स की बनाई थी? 4 मेंबर्स की बनाई थी. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को
कौन से गवर्नर्स सुबॉर्डिनेट कर रहे थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था? 1774 में हुआ था। इसमें क्या था? वन चीफ जस्टिस थे और अदर थ्री जजेस, और तीन जजेस थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट, इन्होंने प्रोहिबिट किया था कि कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, ब्राइब्स नहीं लेगा, जो इस कंपनी में है वो कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता, ब्राइब्स नहीं ले सकता। और इन्होंने सिविल और रेवेन्यू की जो भी रिपोर्ट्स होती थी, मिलिट्री अफेयर्स की, वो कहाँ जाती थी? ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती थी। वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए कंपनी के लिए कि जो कंपनी को रेगुलेट कर सके अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों नहीं आया? इसको अमेंडिंग एक्ट क्यों कहा जाता है? जो चीजें उस एक्ट में रह गई थी उसको अमेंड करके 1781 में लाया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन ए बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, जो रेक्टिफाई करना रह गया था, बिड टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। और इसे, इस एक्ट को क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो, इसको फॉलो किया जाता है। इट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब इनको एग्जम्प्टेड किया गया, इनको निकाल दिया गया, गवर्नर जनरल और काउंसिल्स को जुरिसडिक्शन से निकाल दिया गया। सिमिलरली किसको एग्जम्प्ट किया गया? सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो सर्वेंट्स में है, भाई इनका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है, इनको तो कोई पूछ ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट से उनके ऑफिशियल एक्शन से। मतलब वो ऑफिशियली कुछ भी, अगर वो कंपनी में है तो वो उनके ऊपर कोई इतने केसेस नहीं आएंगे, उनको कोई पूछ नहीं, उनको तो एग्जम्प्ट कर दिया गया ना। इट एक्सक्लूडेड, अब किसको एक्सक्लूड किया गया? रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड किया कि रेवेन्यू मैटर्स के बारे में उधर बात नहीं होगी। एंड द मैटर कौन से अराइज होंगे? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उधर से। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट टू was to have jurisdiction or over all the inhabitant of Calcutta। अब ये किसकी जुरिडिक्शन में आ रहे थे? इनहेबिटेंट किसकी? पूरी कैलकाटा की। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स, हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदूज लॉज। अच्छा, अब ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्योंकि पहले तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, उस टाइम पे भी हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हिंदूज चलते थे हिंदू होली बुक्स के हिसाब से, मुस्लिम चलते थे मुस्लिम होली बुक्स के हिसाब से। तो ये कंफ्लिक्ट हो गया, तो एक लॉ बनाए गए, बोर्ड्स बनाए गए। आज जो हिंदू लॉ बोर्ड है, ये मुस्लिम लॉ बोर्ड है, वो किसकी बदौलत है? इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने ही फसाद की जड़ डाली और इन्होंने क्या किया? हिंदूज वर टू बी ट्राइड टू अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू हिंदू लॉ की तरफ से चलेंगे और मुस्लिम्स किसकी तरफ से चलेंगे? मोहम्मदन लॉ की तरफ से। इट लेट डाउन द अपील्स ऑफ प्रोविजनल कोर्ट्स। अब इन्होंने प्रोविजनल कोर्ट्स भी लाए, जहाँ पे कौन बैठेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। वहां पे एक हो गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं होंगे। इट empowered द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स इन काउंसिल। ये इन्होंने empower किसको किया? रेगुलेशन को, प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स को। अब आता है नेक्स्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 के पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन सा है? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, फिर 1784 में। अब इसे क्या क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट, उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अब पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके फीचर्स क्या है? इसने डिस्टिंग्विश किया भाई, कमर्शियल चीजों को अलग रखा और पॉलिटिकल फंक्शंस को
अलग किया, ठीक है, कंपनी के अंदर डिस्टिंग्विश एक जगह हौच पौच नहीं किया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ किया, पहले तो डिस्टिंग्विश किया, फिर अलाउ किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो कमर्शियल अफेयर्स को संभाले, बट क्रिएट ए न्यू बॉडी, नई बॉडी उनकी बना दी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, जो पॉलिटिकल अफेयर्स भी उनके मैनेज करेगी। इस सिस्टम की वजह से क्या आया, डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट आई। It empowered the Board of Control to supervise and direct all the operations of the civil and military government or revenues of the British possession in India. इससे empower क्या हुआ कि ब्रिटिश पोजेशंस हो गई है इंडिया में, मतलब ब्रिटिशर्स पूरे फैल चुके हैं, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही चीजें चल रही हैं। Thus, the act was significant two reasons. दो reason थे. First, the company's territory in India were for the first time called British possession in India. ये first time कहा गया ये British possession के लिए. And second, the British government was given the supreme over company's affair and its administration in India. और ये second क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी अफेयर्स का और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786। अब 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको अपॉइंट किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर 1786 में कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी दो डिमांड्स थी, पहला ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, पहले तो वो पावर को ओवरराइड कर सकते हैं कुछ केसेस में। दूसरा, he would be also be the commander in chief, ये commander in chief भी होंगे। Accordingly, the Act of 1786 was enacted to make the both provisions, ये सिर्फ एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि ये दोनों provisions को add on कर सके, और कोई मतलब नहीं था इसका। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, the features the feature of this act were as follow। चार्टर एक्ट आ गया 1793 का, इसमें क्या है, हमने अभी ऊपर देखा ना, ये हमारा 86 में अमेंड किया कि ओवरराइड कर सकते पावर्स, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, अपनी काउंसिल की पावर्स को ओवरराइड किया, ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, किसको, जो फ्यूचर के गवर्नर जनरल्स आ रहे हैं और गवर्नर्स आ रहे हैं प्रेसिडेंसीज के। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स, इन्होंने गवर्नर जनरल्स को ना और ज्यादा पावर दी, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सुबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, की वो और अच्छे से प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल कर सके, सबॉर्डिनेट अच्छे से हो सके, कौन कौन सी, बॉम्बे एंड मद्रास। इट एग्जिस्ट, अब इन्होंने एक्सटेंड की क्या, ट्रेड मोनोपोली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया कंपनी में, कितने पीरियड के लिए, 20 years के लिए, ठीक है। ट्रेड की मोनोपोली जो थी वो एक्सटेंड की गई, कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, जो कमांडर इन चीफ होगा वो किसका मेंबर नहीं हो सकता, गवर्नर जनरल की काउंसिल का, अनलेस ही वाज आल्सो अपॉइंटेड, बट उसको अपॉइंट किया जा सकता है। It laid down the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of Indian revenue। अब इसमें किसका वो डाला गया, कंट्रोल ऑफ बोर्ड या स्टाफ मेंबर्स का, जो इंडियन रेवेन्यूज को देखेंगे, इंडियन रेवेन्यूज को पे ऑफ करेंगे। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब 1813 में क्या हुआ, इसके फीचर्स क्या थे, ट्रेड मोनोपोली 20 साल की बड़ी थी, अब एबॉलिश हो गई इंडिया की। यहाँ पे वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, अब भाई एक ही कंपनी कमा रही है, एक ही कंपनी के लोग फायदे में, तो वहां पे जो बाकी ट्रेडर्स बैठे थे उन्होंने भी शोर करना शुरू कर दिया कि भाई हमें भी तो राइट्स दो, हम भी तो ट्रेड कर सके। तो मोनोपोली खत्म हुई और सारे ब्रिटिशर्स जो भी वहां पे यूके में, सॉरी, जितने भी ब्रिटिशर्स थे
उन्होंने क्या किया क्या, मतलब सभी ट्रेडर्स के लिए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही नहीं, जितने भी वहां पे और मर्चेंट्स थे वो भी आके ट्रेड कर सकते, ओपन कर दिया। और कंटिन्यू की मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन टी एंड चाय का ट्रेड विथ चाइना। चाइना में सिर्फ कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इट asserted the sovereignty of British crown over the company's trade। अब इससे क्या पता लगता था कि आज भी संप्रभुता किसकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, ब्रिटिश क्राउन की है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन की है, जो किसके अंडर आ रही है, सॉरी, वो किसको अपने अंडर ले रहा है, कंपनी आज भी उसके अंडर में है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। इट अलाउड इट द क्रिश्चियन मिशनरीज, यहाँ से ही क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या होते हैं, आप अपना धर्म परिवर्तन करो, ठीक है। और इनका ये क्या बोलते थे कि हम आपको एनलाइटन करेंगे, आप बेवकूफ लोग हो, आपको पता नहीं है, आप अंधविश्वासी हो, तो हम आपको एनलाइटन करेंगे। और आपको पता है आज वेस्ट में सबसे ज्यादा योगा प्रैक्टिस होता है, और जब हम योगा करते थे तो हमें बेवकूफ बोला जाता था। It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India। अब इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को लाना शुरू किया, क्योंकि इन्हें हमें हमारी संस्कृत पढ़ना नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी। अब इन्होंने तो रूल करना था हम पे, तो इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजों को अच्छा बताना शुरू कर दिया कि भाई दिन देखो हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन, गुरुकुल सिस्टम्स खत्म किए। मतलब फ्री में आ जाओ तुम पढ़ने, पहले फ्री का लालच दे दे के गुरुकुल्स में मत जाओ, गुरुकुल्स में बहुत ओल्ड फैशन टाइप है, ऐसी चीजें क्रिएट कर दी गई। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट्स को बोल दिया गया कि वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस। they could also punish the person for not paying tax। अच्छा, ये पनिश भी कर सकते हैं लोगों को अगर वो उनको टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेंथी लग रहा होगा, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम कम है। एटलीस्ट कंपनी रूल हम पढ़ लें, और हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि हाँ हमें बैठना पड़ रहा है 1 घंटा 2 घंटा। सिटिंग जिन्होंने पढ़ना है वो सिटिंग देते हैं, वो 6 घंटे की 5 घंटे की सिटिंग देते हैं। और अगर ये लंबी हो भी रही है तो इट्स नॉट ए बिग डील, कितनी ही लंबी हो रही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1853, एंड देन हमारा क्राउन रूल, दो ही रहते हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब चार्टर, अब ये क्या था, फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन होने का ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। फीचर्स क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज, अब जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले बना, गवर्नर ऑफ बंगाल इज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, लाइक प्रेसिडेंट। एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, इनके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। दस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर territorial possessed by the British in India। Lord William Bentinck was the Governor General of India। Lord Warren Hastings was the Governor General of Bengal, and Lord William Bentinck was the first Governor of Governor General of India। अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट पूछा जाएगा, दैट इज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। It deprived that the governor of Bombay and Madras of their legislative powers। The Governor General of India was given exclusive legislative, अब इनको legislative powers भी मिल गई, ठीक है। लॉज बना सकते हैं, अच्छा जो प्रीवियस एक्ट, जो पिछले एक्ट थे उनको क्या कहा जाता है, रेगुलेशंस।
और जो नए लॉज बन रहे हैं इनके अंदर, तो उनको क्या कहा गया, एक्ट्स। इट ended the activities of the East India Company as a commercial body। अब इसमें क्या एंड हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल बॉडी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्टिविटीज खत्म हुई, मतलब अब आप कमर्शियली नहीं हो, which became a purely administrative body। अब आप प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, सिर्फ कमर्शियल बेसिस पे ही नहीं है। It provided that the company's territory in India were held by it in trust of His Majesty, his hires and success। अब ये जो भी काम होता था वो किसके लिए होता था, उस मेजेस्टी के लिए, मेजेस्टी के हायर्स के लिए, या उनके आने वाली वंशज के लिए, ठीक है, उनके नाम पे होता था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस, अच्छा अटेम्प्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सिर्फ अटेम्प्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। civil services open competition selection of civil service servant and stated in India should not be debated from holding un, any place office employment under the company। Indians को allowed नहीं था। However, this provision was negated opposition for the from the court of directors। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया, पर अटेम्प्ट किया गया था कि इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता था इंडियंस आर फुल, वो एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट कुछ लोगों को लगता था कि नहीं, इंडियंस आर इंटेलिजेंट, वो एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से ना ये डिलेमा ही रहा। नेक्स्ट है, मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, दिस एक्ट this was the last of the series of charter acts passed by British Parliament between 1793 and 1853। ये लास्ट चार्टर था, लास्ट सीरीज का लास्ट वो था, एक्ट था। इट वॉज ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। It separated for the first time legislative and executive functions of the Governor General Council। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया था। It provided for the addition of 6 new members and legislative councils of the legislative councillors to the council। इन्होंने पहली एडिशन करके 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को या काउंसिल को एडिशन की थी, 6 न्यू मेंबर्स की, पहले कितनी थी, 4 की थी। यहाँ पे क्या, इन अदर वर्ड्स इट स्टैब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने इसका मतलब अलग की, जिसे आज केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से। This legislative wing of the council functioned as a mini parliament। इस विंग को क्या कहा जाता था, मिनी पार्लियामेंट। adopting the same procedures as the British Parliament। ये क्या कर रहे थे, सेम प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। Thus legislation for the first time was treated as a function of the government। इसे कैसे ट्रीट किया जा रहा था, फर्स्ट टाइम फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के हिसाब से। रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी, स्पेशल प्रोसेसेस, यहाँ पे इनको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इट इंट्रोड्यूस्ड, पहले अटेम्प्ट था, अब इंट्रोड्यूस्ड किया गया है ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। की क्या रिक्वायरमेंट है, ओपन कंपटीशन होगा, आप ओपन एग्जाम दोगे, जो एग्जाम क्लियर करेगा वो जाएगा। The converted civil services was thrown to the open Indian also। अब इंडियंस के लिए भी आया गया है, कब आया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर। अकॉर्डिंग द मैकॉले कमेटी, मैकॉले की कमेटी के अकॉर्डिंग क्या था, मैकॉले की कमेटी के अंडर कब अपॉइंट हुआ था, 1854 में। Yeah, it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on the trust of British Crown।
किसके विश्वास के ऊपर? ब्रिटिश क्राउन के ऊपर, छोड़ो इसको। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, एनी अनलाइक प्रीवियस चार्टर्स। कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया गया था। ये क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी रूल कभी भी टर्मिनेट हो सकता है फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। ये इसी रूल के अंदर पहली बार लोकल्स इंडियंस की, लोकल्स के रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आने लगे थे। Of the six new legislative members, four members were appointed by the local governments of Madras। कौन कौन से अपॉइंट कर सकते थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। कौन कौन से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। कौन कौन से थे वो चार लोकल प्रोविजंस गवर्नमेंट के? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये हमारा खत्म हो गया कंपनी रूल। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल पढ़ने से पहले कंपनी रूल के जितने भी एमसीक्यूज होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है। आप इसको देखिए, समझिए, और कुछ भी है, डाउट है, कोई भी बात है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।